कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। शादी करके सुकन्या शहर में अपने ससुराल आई है। घर की चकाचौंध और हाईफाई लाइफस्टाइल देख के सुकन्या थोड़ी नर्वस हुई है। किसी भी चीज को हाथ लगाने से डर रही है। डरो मत बहू, ये ओवन है, इसमें हम खाने की चीजें गर्म कर सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब गांव में जैसे तंदूर होता है वैसे ही ना? बिल्कुल सही। इरावती अब सुकन्या को वॉशिंग मशीन के बारे में समझाती है। माँ जी, ये इतनी छोटी सी अलमारी यहाँ क्यों है? सुकन्या की बात सुन के उसकी छोटी ननद स्वीटी हंस पड़ती है। भाभी, ये अलमारी नहीं वॉशिंग मशीन है, इसमें गंदे कपड़े अपने आप धुलते हैं। क्योंकि सुकन्या पहली बार शहर आई है, यहाँ की अजब गजब चीजें देख वो चकित हो जाती है। ओह, मतलब ये जादुई मशीन है। अगर कोई इंसान इसमें बैठ जाए तो उसे भी धुला देगी? सुकन्या का इनोसेंट सवाल सुन के इरावती और स्वीटी को हंसी कंट्रोल नहीं होती। नहीं बहू, इसमें सिर्फ कपड़े धुलते हैं। घर की एक एक वस्तुओं के बारे में जानने के बाद सुकन्या आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सुकन्या स्वीटी के रूम में जाती है, तब हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाती स्वीटी को देख उलझन में पड़ती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं भाभी, गीले बालों को झट से सुखा देती है। आपको चाहिए तो आप यूज कर सकती हो। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। सुकन्या अपनी सास की मदद से शहर की लाइफस्टाइल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक दिन स्वीटी कॉलेज से घर लौटती है और अपने रूम में ढेर सारे पापड़ सूखते हुए देख उलझन में पड़ती है। माँ यहाँ आइए प्लीज। अरे क्या हुआ स्वीटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे बाघ पीछे पड़ा है? स्वीटी के कमरे में फैले हुए पापड़ देख इरावती भी उलझन में पड़ती है। अरे, ये इतने सारे पापड़ यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सुकन्या खुशी खुशी वहाँ आती है। माँ जी, ये मैंने सुखाए हैं इस ड्रायर मशीन से, पर पता नहीं ये मशीन अब काम क्यों नहीं कर रही। सुकन्या की बात सुन के स्वीटी चिढ़ जाती है। ओह नो माँ, मेरा इम्पोर्टेड ड्रायर खराब हो गया। ये क्या किया भाभी आपने? थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। स्वीटी की तीखी बातें सुन के सुकन्या रोने लगती है, लेकिन इरावती उसे प्यार से समझाती है। हाँ हाँ ठीक है, अब रो मत। देखो, आगे से ख्याल रखना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ दिन बाद घर की जिम्मेदारी सुकन्या पे डाल इरावती और स्वीटी 4 दिन के लिए शहर से बाहर जाती है। चलो, सब लोग तो बाहर चले गए, अब मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। सासू माँ आएगी तो खुश हो जाएगी। सुकन्या किचन के सारे नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन घिस घिस के चकाचक कर देती है। पता नहीं इन शहर के लोगों को ये काले काले बर्तन क्यों पसंद आते हैं। आहा, अब कैसे चमक रहे हैं। अब क्या करूँ? हाँ, इनका नया शर्ट धो देती हूँ। सुकन्या मिहिर का नया लाल रंग का शर्ट वॉशिंग मशीन में डालती है और ड्रेनेज पाइप से रंगीन पानी आता देख बड़ी खुश होती है। हे भगवान, इतना मैल, वो भी नए कपड़ों में। ये शहर की हवा ही खराब है। चलो, अच्छा हुआ मैंने धो दिया। अब कुछ खाना बना लेती हूँ। सुकन्या किचन में अखरोट का हलवा बना रही है। ये अखरोट कैसे तोड़ूं? यहाँ तो ना पत्थर है ना सिलबट्टा। तभी उसकी नजर मिक्सर पे जाती है। ओह, बन गया काम। मैं तो इस मशीन के बारे में भूल ही गई थी। सुकन्या ढेर सारे अखरोट मिक्सर में पीसने के लिए डालती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, मिक्सर जोर से हिलने और आवाज करने लगता है और थोड़ी ही देर में मिक्सर की मोटर जल जाती है और मिक्सर बंद पड़ जाता है। ओह, ये क्या हो गया? रात को इरावती, स्वीटी और मिहिर घर आते हैं। तीनों सोफे पे बैठे हैं और सुकन्या सिर झुकाए उनके सामने खड़ी है। सामने मिहिर की खराब हुई शर्ट, खराब हुआ नॉनस्टिक बर्तन, जला हुआ मिक्सर पड़े हैं। माँ, देखा आपने? आपकी लाडली बहू ने मेरा 2000 का नया शर्ट बर्बाद कर दिया। ओ माय गॉड, माँ आपके सारे नॉनस्टिक बर्तन और मिक्सर की भी वाट लगा दी है। मिहिर और स्वीटी की बातें सुनकर सुकन्या रोने लगती है। माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू, मैंने तुम्हें कुछ सामान मॉल से लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाई हो? इरावती की बातें सुन के मिहिर और स्वीटी चौंक जाते हैं। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने भाभी से सामान लाने कहा, वो भी मॉल से? हाँ माँ, मुझे कह देती, मैं ला देता। अब पता नहीं इसने कितने का घाटा किया है। मिहिर की बातें सुन के इरावती हंसने लगती है। मिहिर और स्वीटी उलझन में पड़ते हैं। सुकन्या बेटा,
जरा सब सामान तो लेके आना बाहर। सुकन्या अंदर चली जाती है और 3 बड़ी थैली भर के सामान लेके आती है, जिसमें कई सारी रोजमर्रा की चीजें हैं। डिओड्रेंट, शू पॉलिश, शैम्पू, सोप, वॉशिंग पाउडर इत्यादि। ढेर सारा सामान देख के मिहिर को चक्कर आता है। माँ, लगता है मेरी आधी सैलरी एक ही दिन में खत्म की है इसने। बिल्कुल नहीं, उल्टा बहू ने बचत की है। बचत? और सुकन्या ने? इम्पॉसिबल। दुगने भाव में लेके आए होगी सारी चीजें। नहीं, ये सारी चीजें जिसके लिए हर महीने तुम 15,000 से भी ज्यादा खर्च किया करते हो, सुकन्या सिर्फ 6,000 में लाई है। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी अचरज में पड़ते हैं। क्यों, विश्वास नहीं होता? ये देखो बिल। बिल देख के मिहिर चकरा जाता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है माँ? क्यों नहीं मुमकिन? तुम लोग मॉल जाके हड़बड़ी में चीजें खरीदते हो, ना उसके ऊपर की स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट पड़ते हो, ना दूसरे विकल्प ढूंढते हो। लेकिन सुकन्या बहू ने बड़ी जिम्मेदारी से और समझदारी से शॉपिंग करके पैसे बचाए हैं। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी सोच में पड़ते हैं। यही नहीं, सुकन्या ने हमारी रोजमर्रा की सब्जी मंडी का खर्चा भी लगभग शून्य किया है। क्या? आओ मेरे साथ। इरावती सबको लेके उनकी गैलरी में आती है। गैलरी में तरह तरह के पौधे जैसे कड़ी पत्ता, मिर्च, हरा धनिया उगे हुए दिखाई देते हैं। साथ ही में कुछ बेल जैसे लौकी, करेला आदि दिखाई देते हैं। दूसरे बाजू मिट्टी में मेथी, पालक उगे हैं। ये सब देख मिहिर और स्वीटी चकित होते हैं। माँ, ये सब किसने किया? हम तो इस गैलरी में झांकते भी नहीं थे। इसे तो हमने गंदी और अनचाही चीजों का गोडाउन बना के रखा था। ये सब चमत्कार मेरी बहू सुकन्या का है। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अपनी गृहस्थी के लिए किया है। यहाँ की रहन सहन भी जल्दी सीख जाएगी। और इसीलिए आपने भाभी को भैया के लिए चुना? बिल्कुल, क्योंकि उसकी सूझबूझ मैंने उसके बचपन से ही देखी थी और तभी मैंने उसे अपनी बहू बनाने की ठानी थी। इरावती की बात सुन के मिहिर और स्वीटी को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुकन्या, मैंने तुम्हें गलत सलत बोल दिया। मुझे भी माफ कीजिए भाभी। कोई बात नहीं, अब रहने भी दीजिए। वैसे मैंने आपका लैपटॉप साफ किया है। ओह, थैंक यू। बहुत धूल जमा हुई थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए साबुन के पानी से धो दिया। चलिए देखिए तो कैसे चमक रहा है। सुकन्या की बात सुन के मिहिर चक्कर आके गिरता है। इरावती और स्वीटी को तो पसीने छूटते हैं। सुकन्या उलझन में पड़ती है। हे भगवान, इन्हें क्या हुआ? लैपटॉप वॉशिंग मशीन में थोड़ी धोया है। उदयपुर नाम के राज्य में राजा वीरसेन राज्य करता था। वीरसेन बहुत ही साहसी किस्म का राजा था। उसे एक राजकन्या थी जिसका नाम था हेमलता। राजकन्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी, मगर उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। वो मन में जो ठानती वो पूरा होने तक वो चुप नहीं बैठती थी। एक दिन हेमलता को पता चलता है कि उदयपुर राज्य के दक्षिण दिशा की ओर एक बहुत ही सुंदर बाग है जो कि बहुत कल्पकता से बनाई हुई है। हेमलता अपने पिता के पास जाती है और बहुत प्यार से उन्हें पूछती है, पिताजी, मुझे आज एक सुंदर बाग के बारे में पता चला है जो दक्षिण दिशा के पहाड़ी पर है। मुझे वो बाग देखनी है। राजकुमारी, आप वहां नहीं जा सकती और मैं आपको वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मगर क्या हुआ पिताजी? आप मुझे वहां जाने से मना क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी, वो पहाड़ भूतों से भरा हुआ है। मैं आपके लिए वैसी ही बाग हमारे राजमहल में बनवा दूंगा। आप जैसी चाहे वैसी बनाएंगे, मगर मैं आपको वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं पिताजी, मुझे वही पहाड़ की बाग देखनी है। राजकुमारी की जिद देखकर राजा भी कुछ न कर सके और राजकुमारी को जाने की इजाजत दे दी। राजकुमारी, आप उस पहाड़ी पर जाओगी, मगर शाम होने से पहले आपको उस पहाड़ी से नीचे उतरना है। वहाँ पहाड़ी पर भूत रहते हैं। आपको वहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप शाम होने से पूर्व उस पहाड़ी से नहीं उतरी तो अनर्थ हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी। शाम होने से पहले ही पहाड़ी से नीचे उतरूंगी। ठीक है। सैनिकों, मांत्रिक को बुलाया जाए। महाराज, आपने बुलाया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आओ मांत्रिक। राजकुमारी भूतों वाली पहाड़ी पर जाना चाहती है। आप उसे उसके संरक्षण के लिए कुछ दीजिए। हाँ महाराज, अवश्य। ऐसा कह के मांत्रिक हाथ में काला धागा लेके कुछ मंत्र बोलता है और वो धागा राजकुमारी के गले में बांधने के लिए देता है। जब तक ये धागा राजकुमारी के गले में है तब तक भूत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। धन्यवाद मांत्रिक जी। राजकुमारी अब बहुत ही उत्सुक होती है। वो रात को ही पहाड़ी पर जाने की तैयारी कर लेती है। सुबह जल्दी उठकर वो निकलती है।
सफर बहुत लंबा होने के कारण उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं। राजकुमारी अब पहाड़ के पास पहुंचती है। अपना घोड़ा नीचे पेड़ से बांधकर वो पहाड़ पर चढ़ने लगती है। पहाड़ के बीचों बीच आकर उसे दाईं तरफ एक अद्भुत और सुंदरता से भरी बाग दिखाई देती है। राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर उस बाग को देखने लगती है। उसे वो बाग बहुत अच्छी लगती है। तभी जोर से हवा का झोंका आता है और वो नीचे गिर जाती है। उठ के देखती है तो उसके गले का काला धागा कहीं गिर जाता है। वो थोड़ी डर जाती है। अब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक सफेद रंग का खरगोश दिखाई देता है जिसकी आंखें सुनहरे रंग की है। वो बहुत ही सुंदर था, इसीलिए राजकुमारी ने उसे पकड़ा और गोद में उठा लिया। वो उसे हाथ से सहलाने लगी। क्यों रे शैतान, कहाँ भाग रहा था? अब पकड़ ही लिया ना। खरगोश से बात करते करते उसका समय पर ध्यान ही नहीं रहा। शाम होने को आई और उसे पहाड़ी से नीचे भी उतरना था। तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा भूत आके खड़ा हो गया। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। हेमलता जोर से चिल्लाई और उसके हाथों में जो खरगोश था वो बड़े चूहे में बदल गया था। उसे देख के वो डर गई। उसने उस चूहे को फेंक दिया। भूत को देख के वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो एक अंधेरी गुफा में कैद थी। वहाँ कोई नहीं था। वो जोर जोर से रोने लगी और उसके पिताजी की बात ना मानने पर पछतावा करने लगी। वहाँ दूसरी ओर महाराज चिंता में डूब गए। शाम हो गई मगर राजकुमारी अब तक महल नहीं लौटी थी। दूसरा दिन निकलता है, फिर भी राजकुमारी का कोई पता नहीं होता। तभी महाराज अपने कुछ विशेष सैनिकों को राजकुमारी की खोज में भेजते हैं। सैनिक उस पहाड़ी के पास जाते हैं मगर उनमें से कोई भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं करता। राजकुमारी वहां ना दिखने की वजह से हताश होकर वो राज्य में लौट आते हैं। राजा उन्हें खाली हाथ आते देख बहुत विचलित होता है और एक फरमान निकालता है। जो भी राजकुमारी को ढूंढ के लाएगा उसे उदयपुर का आधा राज्य दिया जाएगा। ये फरमान सारे गांव में भेजा जाता है मगर जो भी पहाड़ के पास जाता वो निराश होकर लौट आता था। उधर राजकुमारी अपने पिताजी की और राजकुमार सारंग की याद निकालकर रो रही थी। राजकुमार सारंग दूसरे राज्य का राजकुमार था। दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। गुफा में राजकुमारी को रोता देख वहाँ एक बूढ़ा खरगोश आता है। राजकुमारी रोइए मत, कुछ भी नहीं होगा और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना वरना भूत तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर राजकुमारी डर जाती है और किसी के आने का इंतजार करने लगती है। अब राजकुमार सारंग भी राजकुमारी की तलाश में पहाड़ी पर चला जाता है मगर वो भी वापस नहीं आता। ये सब देखकर महाराज चिंतित और दुखी हो जाते हैं। रानी तो ये खबर सुन के अन्न त्याग कर देती है। एक दिन चित्रवीर नाम का एक नौजवान लड़का महल में आता है और महाराज से कहता है, महाराज, मैं उस भूतिया पहाड़ी पर जाकर राजकुमारी को खोजना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ये सब सुनकर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जाने की आज्ञा देते हैं। चित्रवीर उस पहाड़ी के पास आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि राजकुमारी को भूतों से कैसे छुड़ाए। वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे राजकुमारी और राजकुमार का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है। वहीं पास वाली शिला पर एक साधु ध्यान में मग्न होते हैं। चित्रवीर वहां जाकर उनके सामने हाथ जोड़ के बैठता है। साधु आंखें खोलते हैं। प्रणाम बाबा, मुझे इस पहाड़ी पर जो राजकुमारी कैद है उसे छुड़ाना है। अगर आप मेरी कुछ सहायता कर सके तो बहुत कृपा होगी। अच्छा तो ये बात है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तुम ऐसा करो, पहाड़ पर चढ़ते हुए जाओ। पहाड़ी के बीचों बीच जो सुंदर बाग दिखाई देगी वो मन को बहुत लुभाने वाली होगी। तुम्हें वहां नहीं जाना है। उसी रास्ते से आगे चल के भूतों की गुफा के पास तुम्हें जाना है। वहां जाते ही अपनी आंखों में ये लेंस डाल लेना। ये लगाने से तुम किसी को भी नहीं दिखाई दोगे। बाद में तुम राजकुमारी को अपने कंधे पर बिठा के गुफा के बाहर लेके आना। राजकुमारी को गुफा में ना पाकर भूत बाहर आके तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम दोनों जोर से दौड़ना और अगर भूत ने पकड़ लिया तो राजकुमारी को नृत्य करने कहना। राजकुमारी का नृत्य देखकर भूत विचलित हो जाएंगे। तभी तुम ये राख उन पर फूंक देना, भूत भस्म हो जाएंगे। साधु ऐसा कह के उसे लेंस की डिब्बी देते हैं और बाद में मंत्र जाप कर एक भस्म की पुड़िया देते हैं। चित्रवीर साधु को प्रणाम करके पहाड़ पर चढ़ने निकलता है। पहाड़ के बीचों बीच की बाग बहुत मनोरंजक तथा नयनरम्य होती है। उसे वहां जाने की बहुत इच्छा होती है मगर वो वहां नहीं जाता और आगे चलने लगता है। रुको चित्रवीर, मैं राजकुमार सारंग हूँ। कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ, इस शिला में। यहाँ भूतों ने मुझे शिला बनाकर छोड़ दिया है। मैं भी राजकुमारी की तलाश में यहाँ आया था। ये सब सुनकर चित्रवीर डर जाता है मगर हिम्मत जुटा के आगे बढ़ता है। आगे उसे भूतों की गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के पास आते ही चित्रवीर अपने आंखों में वो लेंस डाल लेता है
और गुफा के अंदर प्रवेश करता है। उस गुफा के एक कमरे में राजकुमारी बैठी हुई दिखाई देती है। चित्रवीर उसके पास जाता है और राजकुमारी को सब बता देता है। राजकुमारी भी अब चित्रवीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी अब चित्रवीर के कंधे पर बैठ जाती है और वे दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। भूतों को इसकी भनक लग जाती है और राजकुमारी गुफा में नहीं है ये देख भूत बाहर निकलकर चित्रवीर और राजकुमारी का पीछा करने लगते हैं। राजकुमारी और चित्रवीर अब जोर जोर से भागने लगते हैं। तभी भूत उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें होती है। चित्रवीर सारंग की पड़ी हुई तलवार लेके भूतों से युद्ध करने लगता है। राजकुमारी, अब आप नृत्य कीजिए। राजकुमारी नृत्य करने लगती है और सभी भूत उसका नृत्य देखने में तल्लीन हो जाते हैं। चित्रवीर अपने पास की पुड़िया खोलकर उसमें से भस्म निकालता है और भूतों के ऊपर फूंकता है। भस्म फूंकते ही बहुत बड़ा धुआं निकलता है और वो सारे भूत गायब हो जाते हैं। अब राजकुमारी और चित्रवीर पहाड़ से नीचे उतरते हैं। शाबाश चित्रवीर, तुमने राजकुमारी को भूतों से छुड़वा लिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। चित्रवीर अपने पास का भस्म हाथों में लेकर उस शिला पर फूंकता है। तभी राजकुमार शिला से मुक्त हो जाता है। अब वे तीनों पहाड़ से नीचे आते हैं और साधु को धन्यवाद देते हैं। चित्रवीर वह भस्म साधु को वापस कर देता है और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकलता है। अब तीनों राज्य में पहुंच जाते हैं। सारे प्रजाजन और महाराज चित्रवीर से बहुत खुश है। चित्रवीर, तुमने तुम्हारा वचन पूरा किया, हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, राजकुमार सारंग और राजकुमारी हेमलता का विवाह कर दिया जाए। वे एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। चित्रवीर को दक्षिण का आधा राज्य दिया जाएगा। आज से दक्षिण उदयपुर का राजा चित्रवीर है। अब सारे प्रजाजन बहुत खुश हो जाते हैं और महाराज खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह राजकुमार सारंग से कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमसे बड़ों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। चंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका परिवार बहुत समृद्ध था। घर में वो, उसका पति, एक बेटी और बूढ़ी सास रहा करती थी। राधा स्वभाव से बहुत रहमदिल थी और गांव में किसी की भी मदद कर देती थी। उस गांव के जंगल में गज्जू नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। सारे गांव वाले उससे डरते थे। वो जो भी मांगता गांव वाले उसे दे दिया करते थे। राधा का पति सुधीर एक दिन जंगल से जा रहा था। तभी गज्जू डाकू ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, तुमसे मतलब? अरे हमसे कैसे मतलब नहीं, हम तो तुम्हारी जान के बदले में तुमसे कुछ मांग रहे हैं। घर जाकर 1 लाख रुपया लेकर आओ। 1 लाख रुपया कितना होता है पता भी है? पता नहीं तो आप देंगे ना, तब गिन के पता कर लेंगे। क्यों साथियों? ऐसा कह के वो डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें तो पता है अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो तुम जानो। अब सुधीर बहुत चिंता में डूब जाता है और अपने घर बहुत देर बाद पहुंचता है। क्या हुआ जी? अब कभी भी इतनी देर से घर नहीं आते हो, आज क्या बात है? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। अब सुधीर खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर कुछ पैसे गिनने लगता है। राधा ये सब देखती है और उसके पास आती है। अजय, क्या कर रहे हो और ये पैसे क्यों गिन रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी? अरे राधा, आज घर आते समय वो गज्जू डाकू दिखाई दिया था। उसने मुझे धमकी दी है कि कल के कल उसे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। हाय राम, क्या होगा अब हम क्या करें? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हाँ राधा, और पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। तुम्हें तो पता है वो गज्जू डाकू कैसा है, किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। हाँ जी, ये तो सच ही है। सुधीर अगले दिन सरपंच जी से कुछ पैसे मांगने जाता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपसे मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अरे मगर ऐसे अचानक? हाँ सरपंच जी, कुछ अर्जेंट ही समझ लीजिए, कृपा करके पैसे दे दीजिए। अरे तू ले जा, मगर बात तो बता कि क्या हुआ है। बाद में बताऊंगा सरपंच जी, अभी नहीं, चलता हूँ। पैसे लेकर सुधीर जल्दी जल्दी घर चला जाता है और घर से बचे हुए पैसे लेकर जंगल में गुज्जू डाकू के पास जाता है। वो पैसे उसके हवाले कर देता है। जब सुधीर जंगल में जा रहा होता है, राधा उसके पीछे पीछे छुपके से जाती है, क्योंकि उसे पता था कि गज्जू 1 नंबर का लुच्चा और लफंगा बदमाश डाकू है। अब वो दूर खड़ी ये सब देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है। तभी गज्जू का साथी सुधीर के पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। सुधीर बहुत झटपटाता है मगर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी राधा बीच में आती है और अपने साथ लाया डंडा लेकर उस आदमी के सिर पर जोर से मारती है। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है।
ये सब देखकर गज्जू और उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुधीर और राधा दोनों की हत्या कर देते हैं। वे उनकी लाशों को घने जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बेटी और बूढ़ी माँ उनका इंतजार करते रहते हैं। बूढ़ी माँ गांव में घूम घूम कर अपने बेटे और बहू को ढूंढती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। इधर जंगल में राधा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल ने प्रतिदिन गज्जू के एक एक साथी को मारना शुरू किया। इस बात को लेकर अब गज्जू के साथी डर गए थे। सरदार, आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ तो हमारे दिन ब दिन एक एक साथी मर रहे हैं। अब हम क्या करें, और पता भी नहीं लगता कि कौन मार रहा है। ठीक है, अब हम एक योजना बनाएंगे। अब हम जंगल में लोगों को लूटना बंद करेंगे और अब गांव में जाकर लोगों को लूटेंगे। लोगों के मन में डर बिठाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें गांव लूटने की जरूरत है। अब डाकू और उसके साथी गांव में चले जाते हैं और स्कूल के बच्चों को अगवा करके जंगल ले आते हैं, मगर इस बात की गांव वालों को कोई खबर नहीं होती। अरे, गांव में इन लोगों को हमारे एक आदमी ने जाकर सूचित करना होगा, तभी इन मूर्ख गांव वालों को पता चलेगा। तब एक डाकू गांव में जाकर लोगों को बताता है, सुनो गांव वालों, सुनो, तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, इसलिए हमारे सरदार जो भी कीमत बोलेंगे वो आपको देनी होगी, वरना आपके बच्चों का क्या होगा आप जानते हैं। एक बच्चे की कीमत है 1,00,000 रुपए, समझे? अब सारे गांव वाले चिंता में डूब जाते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। बच्चे प्यारे हैं तो पैसे तो लाने ही होंगे, वरना ये डाकू उन्हें बेरहमी से मार डालेगा। ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और जंगल में चली जाती है। जंगल जाकर वो देखती है कि सारे बच्चों को उन डाकुओं ने एक झोपड़ी में कैद किया होता है। अच्छा, इस गज्जू ने बच्चों को यहाँ छुपा कर रखा है। गांव वालों को तो परेशान करता ही है, मगर अब इन छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। अब वो चुड़ैल उन बच्चों को देखने उस झोपड़ी के पास चली जाती है और वहां देखती है तो उसकी बेटी भी उन अगवा की हुई लड़कियों में होती है। हमें तो मार डाला, अब मेरी बच्ची को भी मारना चाहता है। चुड़ैल अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं हूँ राधा। कौन है? कहाँ है मेरी राधा? बताएगा कोई? तभी चुड़ैल सास के सामने आ जाती है और सास उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं राधा। मुझे और आपके बेटे को इस गज्जू डाकू ने मार डाला और उस जंगल में फेंक दिया, और अब मेरी बेटी को भी उसने अगवा कर लिया है। हाय राम, ये क्या बोल रही हो तुम राधा? और सुलू कहाँ है बेटी? उसने सुलू को जंगल में एक झोपड़ी में रखा है और उसके साथ गांव की और लड़कियां भी अगवा की है उसने। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद राधा? माँ जी, आपको गांव जाकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आना होगा और पुलिस को भी बुलाना होगा। वो बहुत खतरनाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है राधा, मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को बुला कर लाती हूँ, मगर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? नहीं माँ जी, सब विश्वास करेंगे। आप जाइए और बुलाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। राधा की सास सारे गांव वालों को बुला कर लाती है और उन सबके सामने राधा अपने चुड़ैल के रूप में आती है और उसकी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। अब सारे गांव वाले राधा की सास पर विश्वास रखते हैं। सरपंच और गांव के कुछ आदमी पुलिस को बुलाते हैं और उसी रात गांव वालों को लेकर राधा उस जंगल में जाती है। सारे डाकू सो रहे होते हैं। कहाँ है डाकू? वहाँ उन घनी झाड़ियों के बीच में, और वहाँ पे उसकी एक झोपड़ी भी है जिसमें उसने गांव की सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है। चलो पहले लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। रुको, पुलिस को आने दो। अब तक बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब नहीं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। तभी पुलिस आ जाती है। अब पुलिस के साथ साथ सरपंच, राधा और गांव वाले जंगल में इधर उधर फैल जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे अब? आया ना उठ पहाड़ के नीचे। कौन है भाई? आवाज तो आ रही है मगर कोई दिखाई नहीं देता। राधा उसके सामने आ जाती है। उसको वहां देख गज्जू बहुत डर जाता है और भागने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे भागकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे मारा और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम इसे मत मारो, इसे कानून सजा देगी। अरे कानून सजा देगा तब तक ये फिर से भाग के डकैती करेगा, लोगों के खून करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इसे मार डालूं। ऐसा कह के चुड़ैल उसे पेड़ से लटकाकर मार डालती है और उसके बाकी साथियों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस और गांव वाले उनकी लूट का सारा माल भी जब्त कर लेते हैं और पुलिस उन कैद किए हुए बच्चों को उनके घर वालों के हवाले करते हैं। राधा अपनी बेटी और सास को देखकर रोने लगती है।
दादी, मेरे माँ और बापू भी यहाँ पे ही आए थे ना? वो कहाँ पे है? बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी है। तभी सुधीर भी भूत बन के सामने आता है। वो दोनों भी रोने लगते हैं और अपनी बेटी को जी भर के देख लेते हैं। बेटी सुलू, तुम अब अपनी दादी के पास रहो, अच्छी पढ़ाई करो और अपनी दादी की हर एक बात मानना। मैंने इसे मार के मेरा बदला तो पूरा किया, मगर मेरी बेटी को इस जल्लाद ने पूरी जिंदगी अनाथ बना दिया। अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा माँ। अरे बहू, चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे जीते जी मेरी नातिन अनाथ नहीं हो सकती। अपनी बेटी को अलविदा करके उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अब डाकू को लेकर पुलिस चली जाती है और सारे गांव वाले अब उन बच्चों को छुड़ाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। इस तरह चुड़ैल राधा सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।